अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099, 90349 और 92152 34887। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक अहम मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता जी रहेंगी। पारिवारिक मसलों पर हम लोग आज जब बातचीत करेंगे, आजकल परिवार टूटते जा रहे हैं। नए जो विवाहित जोड़े हैं, ज़्यादा टाइम उनका स्पेंड नहीं हो पाता। तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े के केस बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर रजनी गुप्ता जी से बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुप्ता जी, स्वागत आपका। नमस्कार। गुप्ता जी, सवाल बड़ा अहम ये है कि परिवार जो हैं, पहले जो परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज वो संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। घर बस नहीं रहे। नए जो जोड़े हैं, ज़्यादा टाइम उनका चल नहीं पाता। क्या कारण क्या मानते? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या कारण है ये? एक तो वही परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण ये सामने ये आ रहा है कि वही संयुक्त परिवार नहीं रह गए हैं। एक एकल परिवार हो गए हैं जहाँ पर हस्बैंड और सिर्फ वाइफ ही हैं और वो नौकरी कर रहे हैं अपना परिवार पालने के लिए। साधन आय के रहे नहीं हैं, खर्चे ज़्यादा हैं। दूसरा जो एक मोबाइल्स आ गए हैं सामने, एक दूसरे के ऊपर शक करना, ये अधिकतर कारण है। एक आय का ना होना और एक जो मोबाइल, एक दूसरे पे शक करना, ये परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है। कैसे केस आते हैं आपके पास? अधिकतर लगातार 10-11 सालों से आप इस फील्ड में हैं, ड्यूटी कर रही हैं। पहले 11 साल पहले और आज के केसों में कितना फ़र्क है? किस तरह के केस आते हैं आपके पास? आजकल के जो केसेस हैं, अगर हम 10 साल पहले का वाला केस उठा के देखें हम, और यदि आज वाला केस उठा के देखें, तो आज वाले केस में और 10 साल पहले आने वाले केस में सबसे बड़ा फ़र्क सामने ये आ रहा है कि मोबाइल, शक, पति पत्नी के रिश्तों में अब शक आपस में बढ़ गया है और जो एक पेशेंस होना चाहिए, जो एडजस्टमेंट होती है, वो एडजस्टमेंट अब नहीं रह गई है रिश्तों में। आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रह गया है, एडजस्टमेंट नहीं रह गया है। एक दूसरे के ऊपर शक करना, और शक का सबसे बड़ा कारण ये आ रहा है कि मोबाइल। आजकल कह लो कि एक मोबाइल ज़रूरत भी है ये रहने के लिए कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं है, और यही मोबाइल आपके लिए परिवार तोड़ने का एक कारण भी बनता जा रहा है। किस तरह के केस आते हैं? मतलब फिर कैसे हैंडल करते हैं आप लोग उस केस को? क्योंकि ज़्यादातर आपने रेशो ही बताई कि शक और मोबाइल दोनों चीज़ें। केसेस को हैंडल करने में ये होता है कि सबसे पहले दोनों पक्षों को बुलाकर उन लोगों से बातचीत की जाती है। असली ग्रास रूट कारण क्या है, दोनों के पीछे अगर ये शक पैदा हो रहा है, ये शक वाकई में ही है या उनकी गलत फहमी है। अधिकतर केसेस में ये आता है कि ये गलत फहमी, क्योंकि मोबाइल एक नेसेसिटी बन चुका है। जैसे अब एक हस्बैंड है, वो काम करता है, बाहर जाता है, तो एक मोबाइल उसके लिए नेसेसिटी है। यदि वो मोबाइल पर काम कर रहा है घर आके भी, तो कहीं ना कहीं पत्नी को ये शक होता है कि वो पता नहीं किसी औरत से बात कर रहा है या क्या हो रहा है। तो जो आपस में एक मोबाइल को लेकर इनकी जो गलत फहमियाँ होती हैं, वो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर ये दूर की जाती हैं। और कहीं ना कहीं सामने ये देखने में ये भी आया है कि ये गलत फहमियाँ ही हैं जो रिश्तों को तोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आदमी कहीं और है और औरत कहीं और है, लेकिन गलत फहमियाँ रिश्तों को तोड़ रही हैं। और इन गलत फहमियों के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ऑफिस में अपने बुलाते हैं 3-4 बारी और चीज़ों को समझते हैं, दोनों को समझाते भी हैं और समझते भी हैं। जब रियलिटी पिक्चर सामने आ जाती है उन दोनों की कि उनकी क्या गलत फहमी थी, एक वाइफ को अपने पति को लेकर क्या गलत फहमी हो रही है, वो खुल के बताती है। इसी तरह से कि मेरी पति बताता है कि उसको पत्नी से क्या चाहिए, वो उसकी गलत फहमी आमने सामने बिठाकर परिवारों को सामंजस्य से बिठाकर दूर की जाती है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, जो हमारे पास शिकायतें आती हैं, उसमें 50% केसेस ऐसे रहे हैं जो आपस में जो गलत फहमियाँ किसी भी कारण से हो रही हैं, रिश्तों को जो तोड़ने का आधार बनती हैं और जो हमारे सामने आ रही है, उन गलत फहमियों को दूर कर दिया जाता है और दोनों पक्ष आज अपनी खुशहाल जिंदगी जी भी रहे हैं। वो कितने % मानते हैं केस आपने अभी तक सोल्व किए हैं और कितने % में घर इस मामलों में बिगड़ गए?
देखो, सॉल्व करने की हम 2 रेशियो लेके चलते हैं। प्री लिटिगेशन स्टेज हम उस स्टेज को कहते हैं कि जहां पर हम लोग कोर्ट कचहरी या कानून के पास जाने से पहले ही उनकी उस समस्या को हल कर दें। उस हल में 2 तरह के सॉल्यूशन निकल कर सामने आते हैं कि जहां पर लगता है कि पारिवारिक बैठने से मनमुटाव खत्म करना। मनमुटाव या तो वो मनमुटाव आपस में दोनों पक्ष ये हो जाते हैं कि हम लोग इस रिश्ते को आगे निभा सकते हैं, जो हमारे बीच में गलतफहमी थी वो दूर हो गई है और हम इस रिश्ते को निभा सकते हैं। एक प्री लिटिगेशन स्टेज में घर निभाने वाली बात आती है। कई बार ऐसा आता है कि सामने मामले ऐसे आते हैं जहां पर कई बार लड़का पक्ष की या कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जिसको लड़की पक्ष बिल्कुल भी माफ़ी नहीं कर पाता और ऐसा लगता है कि लड़की का ऐसा समझना होता है कि अगर इस रिश्ते को मैं आगे चालू रखूंगी या निभाऊंगी तो हमारी निभ नहीं पाएगी। तो ऐसे में प्री लिटिगेशन में ही वापस में कॉम्प्रोमाइज़ में डिवोर्स की भी बात कर लेते हैं। तो आजकल जो है हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो डिवोर्स के डिसीजन पर भी सामने खुद आ रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी खाली इस परिवार तक या इस पति तक सीमित नहीं रह गई है। हम अपनी ज़िंदगी, यदि इस पति ने हमको अच्छा नहीं माहौल दिया, हमारा अच्छा नहीं रख सका ध्यान, तो हम आगे अपनी ज़िंदगी इसके पीछे हमें ख़त्म नहीं करनी है, हम आगे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और आजकल लड़कियां जो है वो अपने खुद डिसीजन ले रही हैं और कहीं ना कहीं तलाक सामने आ रहे हैं कि वो तलाक की बात कर रही हैं। अभी क्योंकि जब आपके ऑफिस में हम लोग जाते हैं, बाहर काफ़ी रश लगा होता है, 2 परिवार आपस में बहस भी कर रहे हैं, पंचायत होती हैं। नवविवाहिता जो जोड़े हैं, जो नए जोड़े हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोनों का आपस में बातचीत सही ढंग से नहीं हो पाती। शक वाली बात जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, शक भी है। उन केसों में जो नवविवाहिता जोड़े हैं, वहाँ कहाँ तक आपकी हिम्मत होती है कि उन दोनों का घर बसाना ही है? क्योंकि अभी तो इन्होंने ज़िंदगी देखी नहीं है, कोई महीने बाद ही आ जाता है, कोई किसी का भी तो चूड़ा भी नहीं उतरा होता, वो भी आप तक पहुँच जाता है, उसमें क्या करते हैं? देखिए, यदि आप नवविवाहिता जोड़ों की बात करें तो नवविवाहिता जोड़ों में यदि हम आयु की बात करें, तभी कहा गया है कि अगर एक आयु निर्धारित की गई है 18 साल, तो एक कानून की तरफ से एक आयु निर्धारित की गई है कि लड़की की 18 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए। बट नवविवाहिता जोड़ों में ये देखने में आ रहा है कि वो लड़की या तो 20 साल में, 19 साल में उस लड़कियों की शादी होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि, और जो हस्बैंड है वो भी 22 या 23 साल का होता है। तो ये नवविवाहिता जोड़े, ये वो लोग सामने आते हैं जिसमें अभी लड़की भी पूरी तरह से मेंटली मैच्योर नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात कि जो पति होता है उसकी तरफ से वो सेल्फ स्टैंड नहीं होता है। पति जो है वो परिवार के ऊपर ही निर्भर होता है। तो ऐसे में लड़की का उस परिवार में एंटर कर जाना कहीं ना कहीं उनके खर्चों को बढ़ाता है। उनकी जो सोच ये होती है कि जी लड़की आ रही है, घर में कुछ नहीं है, जहाँ हम 4 जने रोटी खाते हैं वहाँ ही एक लड़की भी रोटी खा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक महिला दूसरे घर में जाती है तो उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसको भी कुछ पति से मान सम्मान चाहिए होता है, लेकिन वो सब चीज़ें उसमें नहीं मिल पाती क्योंकि पति कुछ नहीं कर रहा होता। वो अगर लड़की को अगर घर में कुछ चाहिए तो वो पति से मांगेगी। अपने पति कहता है कि मैं तो भी कुछ नहीं कमाता हूँ, ससुर कहता है कि मेरे से लेना तू जो चाहिए। हमने पहले ही कहा था कि पति कुछ कमाता नहीं है, अभी तो वो पढ़ रहा है। तो इस तरह के जो नवविवाहित जोड़े आते हैं वो इस तरह आते हैं जहाँ पर कम उम्र में और लड़के स्टैंड नहीं होते हैं, अभी लड़के पढ़ ही रहे होते हैं या नौकरी देख रहे होते हैं, और वहाँ पे शादी कर दी जाती है। तो वो नवविवाहित जोड़े 4 महीने में, कभी 5 महीने में, 8 महीने में आ जाते हैं। ऐसे में जब तक लड़का स्टैंड होता है तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूट ही जाता है। अभी इससे थोड़ा सा हट के बात करें, आजकल के समाज की बात कर रहे हैं हम। 15 से लेकर 17 साल की जो बच्चियां हैं वो घर से गायब हो रही हैं, भाग रही हैं घर से। लड़के जो हैं अभी उनकी उम्र नहीं है, दोनों घर से भाग रहे हैं, समाज का डर नहीं है। इस चीज़ को क्या मानती हैं? प्यार है, अट्रैक्शन है, फिर इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, कई ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं बाल विवाह निषेध अधिकारी के तौर पर भी कार्य कर रही हूँ, तो मेरे सामने कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि जब लोग हम किसी का बाल विवाह रुकवाने जाते हैं तो परिवार का यही कहना होता है कि हम इसकी शादी बाल विवाह इसलिए कर रहे हैं कि हमें डर है कि ये लड़की घर से भाग जाएगी। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यदि माँ बाप ये कहते हैं कि हमारी लड़की घर से भाग जाएंगी, आप भी एक माँ थी, माँ बनने से पहले आप भी एक बेटी रही हैं, आप भी एक बहन रही हैं, तो आप तो घर से नहीं भागी, तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बेटी घर से भाग जाएगी? तो कहीं ना कहीं जो एक शिक्षा का माहौल है, माँ बाप के पास आज समय नहीं है अपने बच्चों को टाइम देने का। माँ बाप के अपने वो रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं, वो उनकी अपनी जगह एक मजबूरी है। जहाँ माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ इस तरह की कई समस्याएं सुनने को मिलती हैं और देखते हैं हम लोग कि जहाँ पर ये कहते हैं कि लड़कियाँ घर से भाग जाएंगी। मेरा आज अब वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से यही अनुरोध है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को समय दे। बच्चे अपनी बात बताना चाहते हैं,
लेकिन माँ बाप के पास समय नहीं है, माँ बाप सुनना नहीं चाहते हैं। आज एक बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है, उसके पीछे कोई लड़का पड़ा हुआ है, माँ बाप, कई बार वो बच्चियाँ आके अपने माँ बाप को बताती हैं कि ये लड़का हमारा पीछा कर रहा है, अपने भाई को बताती हैं, तो कई बार उनका जवाब ये होता है कि तूने कुछ गलत किया होगा, तूने कुछ इशारा ऐसा किया होगा, तभी वो तेरे पीछे पड़ी हुई हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा लड़कियां ही गलत हों या लड़की ने कुछ इशारा किया है तो लड़का उसके पीछे। ऐसे में माँ बाप दोस्त बने, अगर उसके भाई हैं तो वो दोस्त बने और उसकी समस्या को समझें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की घर से भागेगी। मेरा ये सवाल करने का मकसद सिर्फ यही है कि अभी जो केसेस हमने उठा कर देखे हैं, उस केस में ज़्यादा ये है कि 16 साल की बच्चियां घर से गायब हो रही हैं। जब उनको ढूंढ कर लाया जाता है, पुलिस के जो अधिकारी या कर्मचारी ढूंढ के लाते हैं, तो बाद में पता लगता है वो किसी लड़के के साथ चली गई थी, शादी का झांसा दिया था, उसे आपसे प्यार करती थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था मैडम कि वाकई में वो प्यार है या कच्ची उम्र का प्यार है या वो अट्रैक्शन? क्योंकि अभी माँ बाप जो हैं, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि माँ बाप टाइम नहीं दे पाते बच्चे को, तो कहीं ना कहीं बच्चा अकेला रहता है, उसके दिमाग, उसको कोई दोस्त चाहिए बात करने के लिए, दोस्त, फिर वो बाहर के दोस्त ढूंढते हैं, बाहर के दोस्त ढूंढते हैं, तो उसके बाद ये जो हैं सब जो चीज़ें सामने आती हैं कि बच्चियां घर से गायब हो रही हैं, बाद में ढूंढ के निकाला जाता है। तो इस चीज़ को क्या मानते हैं, अट्रैक्शन है, प्यार है, और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, ये प्यार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको प्यार लेके चलते और एक जो अगर फिजिकली हम लोग इस चीज़ को मानते कि ये प्यार है, अभी 18 उम्र इसीलिए निर्धारित की हुई है क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली लड़कियां मैच्योर ही नहीं होती हैं। अगर वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर ही नहीं है तो इस चीज़ को हम प्यार नहीं कह सकते हैं। ये एक सिंपल अट्रैक्शन है जिसे हम टीनेजर एज बोलते हैं, कि इस एज में ये अट्रैक्शन हो जाती है। और इस एज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत, वही चीज़ मैं आपको पहले भी बाद में दोबारा दोहराऊंगी, कि दोस्त की ज़रूरत होती है। वो दोस्त, एक माँ या बहन अच्छी बन सकती है, एक पिता अच्छे बनते हैं, लेकिन जब उनको वो दोस्त घर पे नहीं मिलता तो वो एक दोस्त वो बाहर ढूंढती हैं, जो ये अट्रैक्शन है। ऐसा भी कई केसेस हुए हैं कि जिसमें लोगों ने भाग के शादी करी। ऐसा नहीं है कि वो शादियां सक्सेसफुल हो गई हैं सारी, वो भी केसेस हमारे पास आते हैं। जो रन सेफ हाउस में रहे हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। ये सिंपल एक अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन भी, हाँ, अट्रैक्शन ही है, सिंपल ही। और एक सबसे बड़ा, ये दोबारा से वापस आऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, और लड़कियों के घर से भागने का कारण भी सबसे बड़ा मोबाइल है। कि मोबाइल आज इतनी ईजी चीज़ हो गई है कि आपको हर एक चीज़ इसके अंदर मिल जाती है, और एक अट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्ट करती है। मोबाइल पे मैसेजेस, लाइव वीडियोज़, चैटिंग, ये सब माहौल को बिगाड़ रही हैं। अभी आपके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। बड़ी टफ जॉब है आपकी, क्योंकि गांव के माहौल ऐसे नहीं हैं कि पुलिस वहां पर चली जाए। बाल विवाह के भी जो बातचीत कर रहे हैं, माँ ये कहती है कि मेरी बच्ची भाग ना जाए, इसलिए हम शादी करते हैं। तो ऐसे केसों में जब आप गांव में जाती हैं, क्योंकि गांव में माहौल आजकल शहरों वाले माहौल नहीं है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, कोई ऐसी घटना याद आती है आपको कि एक गांव में मैं गई थी तो चारों तरफ आपके रश लग गया था, तो उस दौरान आपने क्या किया? बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जब हम लोग बाल विवाह रोकने चाहते हैं, आपने वो सही कहा कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक समाज की एक ऐसी कुरीति है जिसके खिलाफ ये कानून काम कर रहा है, और उस कानून के लिए हम पालना कर रहे हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। जब ऐसे एक दो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक बाल विवाह को हम लोग रोकने गए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि वो किसी कम्युनिटी का पर्टिकुलर मैं बेस नहीं कर रही हूँ। जब मैं उस बाल विवाह को रोकने के लिए गई तो अभी मैं लोगों से, पूरा गांव का गांव मेरे चारों तरफ खड़ा हुआ था, और कहीं से हल्का सा कोई एक पत्थर आया, क्योंकि इसमें हमारे साथ पुलिस भी रहती है हेल्प के लिए, कंसर्न SHO भी रहते हैं, तो एक हल्का सा कोई पत्थर आके कहीं हमारे पास गिरा, तो शायद वो SHO समझ गए थे कि ये माहौल बिगड़ने वाला है, तो उन्होंने उसी समय मेरा एकदम घेरा बनाया और मुझे मेरी गाड़ी तक बिठाने के लिए चल दिए। लेकिन मैं उनको ये कह रही हूँ, मैं उन्हीं से लड़ रही हूँ कि हम लोग तो यहाँ पे, अभी मेरी तो प्रोसीडिंग अभी पूरी नहीं हुई है SHO साहब, अभी तो मुझे तो आप अपना काम करने दो, अभी वो बाल विवाह हो जाएगा। लेकिन उस समय SHO ने मेरी नहीं सुनी, और उन्होंने मेरा पुलिस से घेराव बना के मुझे सिंपल एकदम गाड़ी में बिठा दिया, और ड्राइवर को बोला कि मैडम को यहाँ से ले जाओ। और जब तक मेरी गाड़ी अभी चली ही थी और पीछे भी SHO गाड़ी में बैठने ही लगे थे, तो पता चला कि उन गांव वालों ने एकदम उनकी गाड़ी पलटा दी। तो कहीं इस तरह की समस्याएं आती हैं। एक और उदाहरण जो मुझे अभी भी याद है कि मैं गांव में शादी रुकवाने गई हुई थी, और मेरे घर से फ़ोन आता है कि तू कहाँ पर है, लगता है कि कोई तो बाल विवाह रुकवाने गई हुई है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं एकदम हैरान कि मेरे घर पे कैसे पता चला कि मैं चाइल्ड मैरिज रुकवाने गई हूँ। मैं उधर चाइल्ड मैरिज रुकवाने गई थी, और उधर से जो गाँव का दूसरे वाला पक्ष था वो पूरे का पूरा मेरे घर पर दबाव बनाने के लिए वहाँ इकट्ठा हो गया, कह सकते हैं कि डराने के लिए इकट्ठा हो गया कि मैडम वहाँ गई हुई है और बाल विवाह हो जाए हमारा, और उधर से हम इनके परिवार वालों को डरा देंगे तो मैडम
कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ देगी। बट कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की एक अच्छी भूमिका रहती है कि जहाँ पर एकदम इमीडिएट मैंने कंसर्न SHO को फ़ोन किया कि इस तरह से गांव मेरे घर पर पहुंच गया और आप हमें हेल्प प्रोवाइड करवाइए, तो मिली। कहीं ना ये चीज़ें आती हैं सामने। कई बार ऐसे भी आते हैं कि जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो जो परिवार वालों के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, या वो हमें एक तरह से डर दिखाते हैं, फर्श पे गिर जाएंगे, हमें अटैक आ गया, हम लोग मर जाएंगे, इस तरह की चीज़ें सामने आती है जो हमें कई बार फेस करनी पड़ती है। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती हैं कि ये सिर्फ हमें डराने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं या वाकई में ही इस समय एकदम कोई प्रॉब्लम आ गई है इनको। तो कई बार ऐसा होता है तो इमीडिएट हम लोग मेडिकल हेल्प भी देते हैं, लेकिन कानून का पालना करना चाहिए इनको, क्योंकि आज अगर हम आज का सिनेरियो उठा के देखें कि जो आज डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने बढ़ गए हैं हमारे समाज में, 16-16 साल शादी को हो गए हैं, 17 साल शादी को हो गए हैं, 30 साल, यहाँ तक कि कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 30-32 साल भी हो गए हैं शादी को, वो भी आज हमारे पास आ रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि हम उनका पीछे वाला बैकग्राउंड उठा के देखें, उन लड़कियों की शादी 15 साल में हुई हुई है, 16 साल में हुई हुई है, और आके वो यही कहती हैं कि जी हम शुरू से हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, मैं शुरू से मार खा रही हूँ। वो चीज़ें आज हमारे समाज में 30-32 साल बाद वो महिलाओं को ना झेलनी पड़े, इसलिए आज इस कानून का सख्ती से लागू हो रहा है और बाल विवाह को रोका जा रहा है। कई बार डर नहीं लगता कि मतलब जा रहे हैं, दुश्मनी बन जाएगी, नौकरी आज है कल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो उस चीज़ में नहीं लगते करते कि मतलब ये बंदा पर्सनल दुश्मनी पाल लेगा मेरे से? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पर होके नौकरी में आप अपनी सोच में परिवर्तन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी चुनी है तो मैंने अपनी मर्जी से चुनी है, कोई सरकार ने कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं इसमें रखा। हम ये कहें कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे, या हम काम को एक अनदेखा सा कर देंगे कि बाद में हमें ना झेलना पड़े, उस चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी होने का कोई इसमें सवाल नहीं उठता है। जो सरकार ने मेरे को ड्यूटी ली है, जो मैंने खुद ली है, उसकी पालना निष्ठा से करना वो मेरा कर्तव्य है। हाँ, लेकिन ये कई बार ये चीज़ होती है कि जब हम मौके पे जाते हैं तो जो पंचायत भी होती है कई बार वो हमारा साथ नहीं देती है। हमेशा ये होता है कि जी लड़की 18 साल की हो जाएगी, अभी हम गोना नहीं करेंगे, आज फेरे हो जाने दो। और कहीं ना कहीं ये दुश्मनी रहती है, आज भी है। कई बार हमें होते हैं कहने को, समाज ये कहता है कि शादी तोड़ने वाली मैडम आ गई, तो है आज भी हमें कई बार धमकियां मिलती हैं कि जी उस मैडम ने हमारा घर उजाड़ दिया। आम कमेंट सुनने को मिलते हैं कि खुद तो शादी कराई नहीं, दूसरों के घर में नहीं बसने देने तूने। ये चीज़ें भी आती हैं कि नहीं, और मैं क्या कहूँगी इसमें कि बहुत कई बार गलत कमेंट भी हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन दिल में दुख नहीं होता कि इतने कमेंट मिल रहे हैं? कई बार अगर हम सोचे तो होता है, दुख होता है बहुत कि हम एक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और वो समाज हमारा साथ देने की बजाय, और स्पेशली जो हम कहते हैं एक मोजिज़ व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, एक स्टेक होल्डर्स कहते हैं, कि हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट हमें उनसे तो मान सम्मान मिलेगा। चलो, एक आम जनता है जिसके परिवार है, माँ बाप है, जिसकी शादी हम लोग रोकने जा रहे हैं, वो हमें गलत बोले तो थोड़ा समझ में आता है कि एक घर का उनका रिश्ता कानूनी तौर पर हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर एक जो समाज के मोजिज़ बंदे हैं, जैसे पंचायतें हो गई, सरपंच हो गए, वो भी कई बार इसमें हमारा साथ ना देके ये कहते हैं कि मैडम शादी नहीं होने दे रही। और तो हम छोड़िए, कई बार कहते हैं कि पुलिस भी इस मामले में थोड़ा सा, कई पुलिस कर्मचारी जो साथ में जाते हैं वो भी इसमें इतना सेंसिटाइज नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं जी मैडम जी शादी होने दो, या ये कहते हैं उनको भी कानून समझाना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं ये मैडम का काम है, मैडम का काम है। हर जगह जब भी हम कई बार जाते हैं कि जी मैडम का काम है। मेरी एक ये भी है वॉइस ऑफ पानीपत से अपील है, ये खाली सिर्फ एक अधिकारी होने के नाते मेरा काम नहीं है, ये सब जनता का काम है, पूरे समाज का काम है, और आप इस काम में हमारा सहयोग करिए। अभी हरियाणा में एक प्रथा और चल रही है जिसको आटा साटा कहते हैं। कई बार ऐसे भी केस आपके पास आते होंगे भी, आटा साटा वाले में लड़की आपके पास पहुंच जाती है, जी मैं नहीं जाना चाहती, मेरी तो 10 साल पहले जब मैं बच्ची थी तब हो गया था मेरा गोना बोना है। लेकिन उसके बाद वो लड़की, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि परिवार में 2 लड़कियां इधर उधर होती हैं, उस केस में कितने केस आपके पास हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप? अधिकतर जो बाल विवाह के केसेस आ रहे हैं वो आटा साटा में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह के भी 2 मामले मुझे एकदम अभी याद आ रहे हैं। एक अभी 2 साल पहले मेरे पास एक आटा साटा का केस आया था, जिसमें कि लड़की के चाचा की चाची लाने के लिए उस लड़की की 10 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। जब वो लड़की 17 साल की हुई तो उसको ये बोला कि अब तो तू बड़ी हो गई है, अब हम तेरे को तेरे ससुराल में भेजेंगे। वो लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, उस समय वो 11th की स्टूडेंट थी। मैं स्कूल में अवेयरनेस के लिए मैं गई थी प्रोग्राम में, तो मैं कानून के बारे में वहाँ बता रही थी। उसी दौरान अवेयरनेस का प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद वो लड़की मेरे को अलग से मिली और उसने अपनी सारी ये चीज़ बताई कि मैं जब 10 साल की थी मेरी शादी हो गई थी, आटा साटा में हो गई थी, क्योंकि चाची घर में लानी थी इसलिए दूसरे परिवार में मेरे को दे दिया। तो उसके बाद
बाद उस लड़की को हमने ऑफिस बुलाया, उसके बाद बात करी, उसने सारा कुछ बताया कि कहाँ उसकी शादी हुई। लड़के वालों को बुलाया गया, लड़के वालों ने सरे से बात वो मना कर दी कि जी हम तो तलाक देते नहीं हैं, हम इस शादी को तोड़ते नहीं हैं, जो कानून से होता है कर लो। तो उसके बाद कानून ने उसमें काम करते हुए उस लड़की की नाबालिग की शादी को ना केवल कानून के माध्यम से तोड़वाया, और उसके बाद अब लड़की की दूसरी शादी भी हो चुकी है और अब एक लड़की हैप्पीली मैरिड लाइफ वो जी रही है। एक इसी तरह का एक और केस आया था, वो भी आटा साटा का ही केस था कि मतलब ये प्रथा मैं कह रही हूँ कि इतनी ज़बरदस्त चल रही है, और हम लोग देखकर हैरान थी मैं उस केस में कि उस परिवार में 2 भाई थे। पता है कि वो उस जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में आटा साटा में अगर लड़की लेनी है तो लड़की देनी ही देनी है। तो शुरू से ही उस लड़की को, जब वो लड़की 2 महीने की थी, तो उस परिवार में लड़की के पिता ने अपनी बहन को अपनी लड़की गोद दे दी, क्योंकि उसकी लड़की के पिता के जो बहन थी उसके 2 बेटे थे, उन 2 बेटों की शादी नहीं हो सकेगी जब तक कि वो बेटी को ही कोई देंगे नहीं, इसलिए परिवार में पहले ही बेटी गोद दे दी। 14 साल में उस लड़की की शादी हो गई, क्योंकि भाई की शादी होनी थी इसलिए 14 साल में उसकी शादी होगी। जब वो लड़की 18 साल की हो गई तो उस लड़की पर दबाव बनाया जाने लगा कि अब तो ससुराल जा, तेरी शादी हो चुकी है। यहाँ तक कि कई ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि लड़की को अपने परिवार वालों को समझाने के लिए आत्महत्या तक का करने का सहारा लेना पड़ा। ये थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि वो लड़की बच गई, लेकिन उस लड़की ने आवाज़ उठाई है और अभी हमने रिसेंटली उस लड़की का बाल विवाह तोड़ने का केस कोर्ट में दायर किया है। तो ये कहीं ना कहीं लड़कियों की बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि बाल विवाह में अगर हम अधिकतर केसेस उठा के देखें, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आज भी लड़कियां ज़्यादा शिकार हो रही हैं, बेटियां ज़्यादा शिकार हो रही हैं बाल विवाह का। एक आटा साटा की प्रथा के कारण, या फिर एक बड़ी बहन की शादी हो रही है तो छोटी बहन की शादी कर दो, खर्चा कम होगा, इस तरह की में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाल विवाह को हमने रोकना है। अभी मेरे को एक घटना याद आ रही है, बड़े साल पहले की बात है। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, आपके पास कुछ रिपोर्ट पहुंची थी, तो आपने जब उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो कुछ लड़कियां नाबालिग निकली। मौके पर जाके आपने शादियां भी रुकवाई और हंगामा इतना बरप गया था कि आपके मेरे ख्याल बढ़िया समाज के कुछ लोग वहाँ पर थे। उस सिचुएशन में आपने, एक तो घटना क्या थी वो, और इस सिचुएशन में क्या किया कि मतलब एक तो बड़े घरों के घराने के लोग थे वो, दूसरा अपनी ही बिरादरी के लोग आ गए, एक तरफ कानून हो गया, एक तरफ समाज हो गया। एक तो घटना के बारे में जानना चाहूँगा और उसके बाद आपने किया क्या? देखिए, जब हम कानून की बात करते हैं और एक कानून पालना की बात करते हैं तो उसमें कोई बिरादरी नहीं होती सामने, कोई समाज सामने नहीं होता, कोई बड़े लोग नहीं सामने होते। वो उस समय हम ये कह सकते हैं कि उस इंसिडेंट ने मेरी हिम्मत भी बहुत बढ़ाई, और शायद एक वो इंसिडेंट है क्योंकि उस समय इंसिडेंट में मुझे आज भी याद है कि जब रजनी गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, तो वो जब भी मैं कोई बाल विवाह रुकने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में आज भी वो रजनी गुप्ता मुर्दाबाद के नारे जब दिमाग में आते हैं तो वो मुझे हिम्मत देते हैं। उन्होंने मेरी हिम्मत तोड़ी नहीं है। मैं कहती हूँ उस इंसिडेंट ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी है, और शायद मैं आज उस इंसिडेंट को सोचकर आज जब मैं मौके पे जाती हूँ कोई बाल विवाह रोकने के लिए, तो कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो एक समाज हो, चाहे वो एक बड़े लोग हो, चाहे वो छोटे लोग हों, कानून सभी के लिए है। और जो आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, जो मास मैरिजेस का उठाया है, और अधिकतर ये होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर संस्था के ऊपर या सभी संस्थाओं के ऊपर कोई कटाक्ष कस रही हूँ, लेकिन अधिकतर क्या देखने में आ रहा है कि जब संस्थाएं ये मास मैरिजेस कराती हैं तो एक सामाजिक मुद्दे के नाम पर, जी हमने इतने जोड़ों की शादी कराई, हमने 21 जोड़ों की शादी कराई, हमने 51 जोड़ों की शादी कराई, तो वो जोड़े कंप्लीट करने के चक्कर में वो लोग अधिकतर आयु की जांच पूरी तरह से नहीं करते हैं। उनका एक पर्पस होता है कि गरीब का विवाह कराना। वो अपनी जगह सही है कि वो एक गरीब परिवार का विवाह करा रहे हैं, लेकिन गरीब परिवार का विवाह कराते कराते वो ये ध्यान रख लें कि कहीं वो एक बाल विवाह तो नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स की जाँच नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं, और कई बार गरीब परिवार ऐसे होते हैं कि वो भी उनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स ला के दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो जब उनके पास रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और खुद देखें, ये सुनिश्चित करें कि बाल विवाह तो नहीं है। उस इंसिडेंट में मुझे याद है कि उस इंसिडेंट में जब हुआ था तो कुछ शायद 21 जोड़ों का विवाह होना था, और हम लोगों ने जब मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो सिर्फ 9 जोड़े ऐसे थे जिनका विवाह हो पाया था उस समय। 11 जोड़े ऐसे थे उसमें जो अधिकतर वो नाबालिग थे या फिर एज का प्रूफ नहीं था। ऐसा नहीं हम कह सकते होंगे कि नाबालिग होंगे, मगर एज का प्रूफ नहीं था। यदि एज का प्रूफ नहीं है तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो नाबालिग ही हैं, क्योंकि अगर एक संस्था करा रही है, क्योंकि और ये हिम्मत भी और क्यों बढ़ जाती है कि कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जब लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होकर घर आई है हमारे पास, और वो ये कहती है कि जी मेरी शादी संस्था ने कराई थी। अगर संस्था शादियां करा रही हैं तो मेरी संस्था से एक और अनुरोध है कि वो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि खाली शादी कराने तक वो सीमित ना रहें,
शादी कराने के बाद भी 1-2 साल तक उस परिवार पे वाच रखें कि कल को वो परिवार ठीक भी रह रहा है या नहीं रह रहा है। मतलब अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम चल रहा है? नहीं, ये नहीं हम कहेंगे वाहवाही लूटने के लिए, संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, बट वाहवाही तक उसको सीमित ना रखें। डॉक्यूमेंट देखते नहीं है, चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट दे दो, आपकी वो बात है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो हाँ, अगर दस्तावेज वेरीफाई हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए तो वो बहुत ज़रूरी है एक संस्था के लिए, क्योंकि आपने एक चीज़ करें कि अमीर लोगों की संस्था है, पढ़े लिखे संस्थाएं जो चला रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, समाज के अच्छे लोग चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लोगों की उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो जोड़ों तक ना जाएं, जोड़ों के डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई करें और देखें कि अब वाकई में हम लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैडम, जो कानून अभी बने हैं महिलाओं के लिए, कहीं कहीं है अभी पूरी तरह महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पाता, अभी भी कई कई साल तक वो महिलाएं मतलब आपके पास भी जाती हैं, आप भी सेटिंग करवाती हैं, आपकी कोशिश रहती है कि इन दोनों का घर बस जाए, लेकिन कानून जब जो कोर्ट में केस चला जाता है, खर्चा बढ़ने वाली बात हो जाती है, जब आदमी कहता है जी मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो जो कानून बने हैं उनका सही पालन हो रहा है? देखिए, कानून का सही पालन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कानून में देरी होती है। हम ये कहते हैं कि कानून में न्याय तो मिल जाएगा मगर देरी से मिलता है। कानून आपको आपके अधिकार दे देंगे मगर घर नहीं बसा पाते हैं। घर आपके आपसी बातचीत करने से, बैठने से ही होता है। आप कानून से लड़कर अपने राइट्स ले लेते हैं, मगर जिसे कहते हैं पर वो राइट्स मिलने में कई केसेस में देरी होती है, और देरी का कारण कुछ भी हो सकता है। लड़की की लॉ के प्रति अनभिज्ञता हो सकती है कि वो कानून को सही तरीके से नहीं जानती, उसको गाइड करने वाला आगे कोई सही नहीं है, या कई बार केस टू केस डिपेंड करता है कि कई केसेस में हम देखते हैं कि कई बार खर्चा बहुत देर से बन पाता है, कि जब इनकम का कोई प्रूफ ही नहीं आ रहा तो खर्चा कहाँ से बंधेगा। बट ऐसा नहीं है कि कानून में न्याय नहीं है, कानून में न्याय ज़रूर है और मिलता भी है महिलाओं को। ये घर कैसे बसेंगे? आप 11 साल से लगातार इस पे काम कर रही हैं, टूटने का कारण तो बता दिया, अभी कैसे टूटना है, बसेंगे कैसे? बसेंगे इसमें सबसे बड़ा ये चीज़ सामने आएगी कि एडजस्टमेंट, विश्वास, पेशेंस, ये एक चीज़ है। जो ये तीनों चीज़ें ये भी खोती जा रही हैं। आजकल एडजस्टमेंट नहीं रह गई है रिश्तों में, पेशेंस नहीं रह गए हैं, हर किसी को बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ चाहिए, और एक कंपैरिजन, हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग गए हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, और एक साधनों की कमी होना, लोग काम करना नहीं चाहते हैं, काम है बट कहीं करना नहीं चाहते हैं, कईयों को काम मिल नहीं रहा है। तो खाली एक हम कहें कि हम समाज में खाली एक काम खत्म करके हम लोगों को शिक्षित करके सारे समस्याओं का हल है, ऐसा नहीं भी हो सकता। बहुत सारी, एक परिवार को सफल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, और वो सब चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद को सुधारना होगा, चाहे वो एक महिला हो, चाहे वो एक पुरुष हो। आप अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को ना भूलें। कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों को भी भूलते जा रहे हैं, तो इसीलिए परिवार भी टूटते जा रहे हैं। खुल के इन्होंने बताया, बाल विवाह पर इन्होंने बात की, कैसे ये किसी गांव में फंसे उनके बारे में बातचीत की, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक अच्छी बात ये की कि घर कैसे बसेंगे। इंटरव्यू को देखिए, पूरा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके परिवार का ये मामला है। हर घर में बच्चियां हैं, हर घर में बुजुर्ग हैं। इस इंटरव्यू को देखिए, औरों को भी दिखाएं, और थोड़ा सा ज्ञान की बातें हैं वो अपने दिमाग में डालिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099, 90349 99178 और 92152 34887।